क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका। अब शुरुआत देखेंगे क्रिस्टल जालक होता क्या है। क्रिस्टल पर बाद में पहुंचेंगे। पहले हम उदाहरण लेते हैं एक आसान सा जो हमेशा देखते हैं, उसके आधार पर फिर क्रिस्टल तक पहुंचेंगे। जैसे हमारे पास फर्श होता है वो ईंटों से बना होता है और ईंटें अलग अलग स्टाइल से बनी होती है तो उसका डिज़ाइन भी अलग अलग बन जाता है। इसी प्रकार कोई भी क्रिस्टल है उसमें उसके जो अवयवी कण है वो अलग अलग स्टाइल से अगर रखे हों तो वो अलग अलग संरचना बना सकते हैं। पहले एक बार हम द्विविमीय पर रहते हैं, उसके बाद त्रिविमीय पर पहुंचेंगे, उसके बाद क्रिस्टल संरचना पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार से एक फर्श है उसमें जो ईंटों का जो दिशा है वो अलग अलग दिशाओं से रखने पर अलग अलग डिज़ाइन बनते हैं, और अगर उन ईंटों के मध्य बिंदुओं को हम चिन्हित करते जाएं तो हमारे पास बिंदुओं का एक ढांचा प्राप्त हो जाता है, बिंदुओं का समुच्चय बन जाता है, उसे आकाशीय जालक कहते हैं। तो अलग मान लिया हमारे पास दो प्रकार के फर्श हैं जिसमें ईंटों को रखने का तरीका अलग अलग है। एक में ईंटों को रखने का तरीका ये है, दूसरे में ईंटों को रखने का तरीका ये है। अंतर आ गया दोनों में। अगर इनके मध्य बिंदुओं को हम चिन्हित कर दें तो हमारे पास ये दो संरचना इस प्रकार की प्राप्त हो जाएगी। मान लिया ये इनको मध्य बिंदुओं को चिन्हित कर दे, फिर ये इसकी सीध भी है, इनको चिन्हित कर दे तो ये आ जाएगा, तीसरी भी उसी की सीध में आएगा तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार आगे भी और इधर भी लंबाई और चौड़ाई में द्विविमीय में चलते जाएंगे तो ये हमारे पास एक बिंदु समुच्चय बन जाता है। अब दूसरे प्रकार का देखते हैं। अब दूसरे प्रकार में हो सकता है ये रखा हो, ये आ गई ये, और ये इनके बीच में है। अब की बार इनके बीच में आए और फिर इसके सीध में आ जाए, फिर इनके बीच में आ जाए तो ये अलग स्टाइल हो गया, ये अलग स्टाइल हो गया। अगर हम इन बिंदुओं पर इसके जो ईंटें रखी थी वापस उनको रख दें तो हमारे पास दोनों की अलग अलग संरचनाएं बन जाएगी, तो वो हमें द्विविमीय पैटर्न बनेगा। इसी प्रकार अगर इनके ऊपर हम जो मैंने ईंट का नाम लिया था इसके स्थान पर अब नाम मैं बदल रहा हूँ, अब कह रहे हैं इसमें संरचना इकाई को रखते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर संरचना इकाई को रखते जाएं और इस पर संरचना इकाई को रखते जाएं तो हमारे पास ये द्विविमीय पैटर्न बन जाता है। और ये संरचना इकाई जो थी, संरचना इकाई को हम बेसिक या मोटिफ कहते हैं। तो क्रिस्टल में ये एक बेसिक या मोटिफ को इन बिंदु समुच्चय के बिंदुओं पर रख दें तो हमारे पास क्रिस्टल संरचना बन जाती है द्विविमीय की। एक बार हमारे पास द्विविमीय है। अब आते हैं त्रिविमीय पर। अब मान लिया हमारे पास ईंटें जो फर्श पर रखी थी उनके स्थान पर हमारे पास फालतू ईंटें पड़ी हैं और उन ईंटों को हमने कहीं पर रख छोड़ा, बाद में कहीं काम लेने के लिए इधर उधर बिखरी न रहे तो उनको सही क्रम में व्यवस्थित कर रख दिया उनको। तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो इस प्रकार से वो त्रिविमीय जालक बन जाता है। और अगर उन ईंटों के बिंदुओं को अगर हम चिन्हित करते जाएं, मध्य बिंदुओं को चिन्हित करते जाएं, तब भी हमारे पास एक बिंदुओं का जालक प्राप्त हो जाएगा, एक बिंदुओं का समुच्चय बन जाएगा, एक ढांचा बन जाएगा। तो ये जो बिंदुओं का ढांचा है इसको क्रिस्टल जालक कहते हैं।
इसको क्रिस्टल जालक कहेंगे। तो त्रिविम में जब बिंदुओं का समुच्चय प्राप्त होता है तो वह ढांचा क्रिस्टल जालक कहलाता है। यही बात होती है क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल में तो अवयवी कण, मान लिया इतना बड़ा अगर क्रिस्टल है, मान लिया ये इतना बड़ा क्रिस्टल है, तो इसके अंदर अवयवी कण तो अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा होते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम देख भी नहीं सकते। तो उनका पता हमें दूसरी विधि से लगाते हैं, एक्स किरणों के द्वारा लगाते हैं। उनके बीच की जो दूरी है वो अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं और फिर उनके जो संरचना है वो बनाते हैं भी कि एक क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होगी, जो दूसरा क्रिस्टल है दूसरे पदार्थ का उसकी संरचना किस प्रकार की हो सकती है। तो ये इस आधार पर हम संरचना तक पहुँचेंगे। तो अब जो मैंने ईंटों का उदाहरण दिया था वो तो केवल समझने के लिए दिया था। अब ईंटों के स्थान पर जो प्रत्येक ईंट थी उसके स्थान पर अगर हम एक क्रिस्टल के कण को मान कर चलें और फिर सोचें कि क्या हो सकता है, किस प्रकार की संरचना हो सकती है, तो उस प्रकार से जो क्रिस्टल है उसमें बेसिक या मोटिव जो होता है वो अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। और जो त्रिविम में जो जालक प्राप्त होगा, बिंदुओं का समुच्चय प्राप्त होगा, वो ढांचा प्राप्त होगा, उसको हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। और उस क्रिस्टल जालक के जो बिंदु है उन पर अगर संरचना इकाई को बेसिक या मोटिव कहते हैं, जो अणु, परमाणु या आयन हो सकता है, उनको अगर रख देंगे तो हमारे पास क्रिस्टलीय संरचना बन जाएगी, क्रिस्टलीय पैटर्न बन जाएगा। तो क्रिस्टल जालक क्या होगा? क्रिस्टल जालक क्या होगा? तो क्रिस्टल जालक होगा कि त्रिविम में बिंदुओं का समुच्चय, त्रिविम में बिंदुओं का समुच्चय, और उन बिंदुओं के समुच्चय के ऊपर अगर बेसिक या मोटिव को रख देंगे तो क्रिस्टल संरचना बन जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिस्टल जालक में त्रिविम में जालक बिंदुओं का समुच्चय। जालक बिंदुओं का समुच्चय उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको आकाशीय जालक भी कहते हैं। अगर ये द्विविम में है तो उसको द्विविम पैटर्न या द्विविम जालक कहेंगे, लेकिन क्रिस्टल हमेशा त्रिविम में होता है, तो ये त्रिविमी होगा। इस कारण हमने इसको त्रिविमी ले लिया शुरुआत से ही। समुच्चय तो यह ढांचा क्रिस्टल जालक कहलाता है। यह सच्चा कहलाएगा। और इसके बिंदु के ऊपर अगर संरचना इकाई को रख देंगे तो क्रिस्टल संरचना बन जाती है। इन बिंदुओं पर संरचना इकाई, और संरचना इकाई को बेसिक या मोटिव कहते हैं। संरचना इकाई रख दें तो क्रिस्टल संरचना बनती है। और बेसिक या मोटिव क्या हो सकता है क्रिस्टल के लिए? तो क्रिस्टल में हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इसमें के अवयवी कण नाम ले रहे हैं, तो बेसिक या मोटिव या अवयवी कण कह सकते हैं। और इसके स्थान पर वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। वो निर्भर करेगा वो क्रिस्टल ठोस किस प्रकार का है। आणविक ठोस है तो बेसिक है वो अणु हो जाएगा। आयनिक ठोस है तो बेसिक या मोटिव या अवयवी कण आयन हो जाएगा। धात्विक ठोस है तो बेसिक या मोटिव या जो अवयवी कण है वो इलेक्ट्रॉन और धनायन हो जाएंगे, धातु के धनायन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक या मोटिव क्या हो सकते हैं? अवयवी कण होते हैं। और अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? अणु, परमाणु,
या आयन, ये हो सकते हैं। तो क्रिस्टल संरचना क्या हुई वास्तव में? तो क्रिस्टल संरचना तो पूरे क्रिस्टल की संरचना होती है। उसको दर्शाने के लिए हम एक आकाशीय जालक या क्रिस्टल जालक की कल्पना करते हैं। काल्पनिक ढांचा होता है वो, और वो काल्पनिक ढांचा बनता है इस आधार पर कि जो क्रिस्टल है उसके अवयवी कण को हम बिंदुओं के रूप में दिखा रहे हैं। तो एक त्रिविम जालक बन जाता है, एक काल्पनिक ढांचा बन जाता है त्रिविम, तो वो क्रिस्टल जालक कहलाता है। और अगर उन बिंदुओं के ऊपर हम क्रिस्टल के अवयवी कणों को रखेंगे तो क्रिस्टल संरचना बन जाती है। तो अब क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण क्या होंगे? एक क्रिस्टल जालक है वो क्या क्या चीज़ दर्शाएगा? क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। तो क्रिस्टल जालक तो हमने ये बनाए थे इस प्रकार से, एक साधारण सी संरचना द्विविम की, और इन बिंदुओं को हमने कहा था लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु। जालक बिंदु कहते हैं। ये त्रिविम में भी हो सकता है, लेकिन त्रिविम का जो जालक बिंदुओं का जो है, यहाँ पर केवल बिंदुओं का चित्र बनाना कठिन है, उनको लाइन से जोड़ देंगे तो बन जाता है। तो इसके मुख्य क्रिस्टल जालक के मुख्य 3 अभिलक्षण होंगे। पहला कि जो क्रिस्टल जालक है उसमें प्रत्येक बिंदु, ये प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। पहली बात, पहला अभिलक्षण है बिंदु के लिए, तो बिंदु को तो जालक बिंदु कहेंगे। और दूसरी बात है कि जो बिंदु है उसके जो क्रिस्टल है, ये बिंदु है, ये क्रिस्टल के अवयवी कणों को निरूपित करते हैं। और अवयवी कण के बारे में आपको बताया था अभी, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये क्रिस्टल के अवयवी कण को निरूपित करेंगे। नंबर 2, क्रिस्टल जालक में बिंदु क्रिस्टल के अवयवी कणों को, इसके अवयवी कण है उनको निरूपित करता है, उनको व्यक्त करता है, उनको दर्शाता है। तीसरा कि अगर इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिला दें, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर एक क्रिस्टल की ज्यामिति बन जाती है। और तीसरा है जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल ज्यामिति बनती है। तो इसके 3 मुख्य अभिलक्षण हो जाते हैं। अब हम पहुंच गए पूरे क्रिस्टल पर। अब पूरे क्रिस्टल में पिछले बार में हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल है वो एक दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। जो अभी कण यहाँ पर है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, एक जैसी व्यवस्था मिलेगी। अगर हम पूरी व्यवस्था को इधर से भी चले, इधर से भी चले, एक छोटे से बिंदु पर अगर आना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से पूरा ईंटों का ढांचा है, उन ईंटों को हटाते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, तो अंत में हम एक ईंट पर पहुंचेंगे और उस ईंट को हम उसकी इकाई मानेंगे। तो इसी प्रकार अगर पूरा क्रिस्टल जालक है, ये पूरा अगर क्रिस्टल जालक है तो इसकी ये एक इकाई है। इस एक इकाई को एकक कोष्ठिका कहेंगे। और इसकी अगर पुनरावृत्ति होती जाती है त्रिविम में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर दिशा में, तो वापस क्रिस्टल बन जाता है।
तो एकक कोष्ठिका किसको कहेंगे? एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई को हम एकक कोष्ठिका कहेंगे, और उसकी अगर पुनरावृत्ति करते जाएं त्रिविम में तो वापस क्रिस्टल बन जाता है। एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका क्या होती है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है उसकी छोटी से छोटी इकाई क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई, या बिल्कुल साधारण सी है, फर्श का मैंने उदाहरण दिया कि ईंटों से बना हुआ है तो ईंट की पुनरावृत्ति हुई है बार बार लंबाई और चौड़ाई में, तो द्विविमीय प्राप्त हुई थी। अब उसको हम अगर हटाते जाएं तो हम एक ईंट पर पहुंचेंगे, तो वो एक ईंट है वो इसकी एकक कोष्ठिका कहलाएगी, और उस एकक कोष्ठिका की अगर पुनरावृत्ति करते जाएंगे तो वापस क्रिस्टल जालक बन जाता है। छोटी से छोटी इकाई एकक कोष्ठिका कहलाती है। और इसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल संरचना बनती है। तो बिल्कुल आसान सा है, कोई खास इतना कठिन टॉपिक नहीं है। क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका। दोबारा मैं जल्दी से बता दूं क्रिस्टल जालक क्या होता है कि क्रिस्टल जालक होता है कि कोई भी क्रिस्टल है उसके अवयवी कणों को अगर हम बिंदु से दिखा दें, बिंदु के रूप में उनको चिन्हित कर दें, तो एक काल्पनिक ढांचा हमें प्राप्त हो जाता है। वो काल्पनिक ढांचा क्रिस्टल जालक कहलाता है। यह काल्पनिक ढांचा त्रिविम में होता है। क्रिस्टल के लिए समझने के लिए द्विविम भी हो सकता है। और अगर उन बिंदुओं के ढांचे पर, बिंदुओं के काल्पनिक ढांचे पर के प्रत्येक बिंदु पर अगर हम संरचना इकाई को रख दें, संरचना इकाई यहाँ पर कहलाती है बेसिक या मोटिफ। इम्पोर्टेंट बात है, तो जो संरचना इकाई होती है उसको बेसिक या मोटिफ कहेंगे, और वो क्रिस्टल का अवयवी कण होता है। और क्रिस्टल का अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होता है। तो जो क्रिस्टल जालक हमें त्रिविम काल्पनिक ढांचा प्राप्त हो गया था, उसके बिंदुओं के ऊपर अगर कणों को रखते जाएंगे, क्रिस्टल के अवयवी कणों को रखते जाएंगे, तो हमें वापस क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल जालक बनता है। तो क्रिस्टल जालक वो एक बिंदुओं का काल्पनिक ढांचा होता है। और क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण कितने होते हैं? मुख्य रूप से क्रिस्टल जालक के 3 अभिलक्षण होते हैं। पहला होता है कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, ये प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो जालक बिंदु होते हैं ये किसके स्थान पर है, ये किसके स्थान पर हमने बिंदु लगाए हैं, ये किसके स्थान पर हमने बिंदु लगाए हैं? ये हमने बिंदु लगाए हैं क्रिस्टल के अवयवी कण के स्थान पर। तो ये जो जालक बिंदु है वो क्रिस्टल के अवयवी कण को व्यक्त करता है। और तीसरा होता है कि अगर इन जालक बिंदुओं को हम सीधी रेखा से जोड़ दें तो हमारे पास क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त हो जाती है। और क्रिस्टल की ज्यामिति त्रिविमीय तो होती है, लेकिन वो अलग अलग संरचना हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गया क्रिस्टल जालक का। अब हम क्रिस्टल जालक का पढ़ लिया, तो अब उसको वापस विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा का मतलब है कि क्रिस्टल जालक के जो बाहर के टुकड़े हैं उसको हटाते जाएं तो अंत में हम एक छोटे से बिंदु पर संरचना पर पहुंच जाएंगे। वो छोटी से छोटी जो संरचना होगी क्रिस्टल जालक की, छोटी से छोटी इकाई जो होगी, उसको हम एकक कोष्ठिका कहेंगे। और ये एकक कोष्ठिका की अगर बार बार पुनरावृत्ति करते जाएं तो त्रिविम जालक बन जाता है, क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो ईंटों वाला उदाहरण सबसे अच्छा है, सुंदर उदाहरण मानता हूँ मैं। हर बार जब भी आवश्यकता पड़ती है क्रिस्टल जालक की, एकक कोष्ठिका की, तो समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण ईंटों का होता है कि अगर काफ़ी ईंटें हैं, उनको काम में नहीं ले रहा है, हमारे पास फालतू हैं, तो उनको हम इधर उधर बिखरने की बजाय एक जगह सुव्यवस्थित ढंग से उनको रख देंगे ऊपर नीचे क्रम में।
तो जो उनको रखने का जो क्रम है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में, वो एक प्रकार से क्रिस्टल झलक का रूप होता है। और उस ईंट के अगर प्रत्येक मध्य बिंदु को हम चिन्हित करते जाएं तो हमारे पास एक क्रिस्टल झलक बन जाता है। वही बात उस क्रिस्टल झलक में क्रिस्टल के अंदर होती है, क्रिस्टल के टुकड़े में होती है। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक अच्छा सुंदर उदाहरण होता है क्रिस्टल का। लेकिन सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। तो वहाँ सोडियम आयन की स्थिति क्लोराइड आयन की स्थिति को व्यक्त दर्शाने के लिए हमें एक्स किरणें काम में लेनी पड़ती हैं। एक अप्रत्यक्ष विधि से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं और फिर उसकी संरचना बनाते हैं कि किस प्रकार की संरचना हो सकती है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब आता है कि अगर एक एक कोष्ठिका आ गई तो उसके अभिलक्षण क्या हो गई। एक एक कोष्ठिका, फिर मैं यहाँ पर द्विविमीय और त्रिविमीय आता हूँ। एक हमारे पास फर्श का उदाहरण था, एक हमारे पास ऊपर जो ढेर का था उदाहरण त्रिविम में। तो द्विविम में अगर एक कोष्ठिका होती है तो द्विविम की एक कोष्ठिका तो ये हो सकती है, लंबाई चौड़ाई में आती है। तो द्विविम की एक कोष्ठिका, द्विविमीय एक कोष्ठिका, इसके अभिलक्षण क्या होंगे। तो द्विविम एक कोष्ठिका तो होती है, ये केवल लंबाई और चौड़ाई होगी। इसको भुजा को हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया और ये कोण गामा कह दिया। इससे व्यक्त करेंगे केवल। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि हो सकता है ये दोनों भुजाएं बराबर हों, ये भी भुजा बराबर हो, सारे कोण 90 डिग्री के हों तो ये वर्ग की आकृति हो जाएगी। हो सकता है ये दोनों भुजा बराबर न हों, कोण 90 डिग्री का हो तो आयत की आकृति आ जाएगी। हो सकता है दोनों भुजा बराबर हो, ये भी बराबर हो लेकिन ये कोण 90 डिग्री का न हो सकता है ये बराबर न हो लेकिन कोण 90 डिग्री का न हो। तो 3-4 प्रकार से हो सकती है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। ये पहला तो ये हो सकती है कि A = B और गामा = 90 डिग्री। एक तो द्विविमीय एक कोष्ठिका ये हो जाएगी। दूसरी A ≠ B और गामा = 90 डिग्री, ये भी हो सकती है। तीसरी A = B और गामा = ≠ 90 डिग्री। और चौथी A ≠ B और गामा = not 90 डिग्री। तो ये 4 प्रकार की द्विविमीय एक कोष्ठिका होती है, लेकिन इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। क्रिस्टल झलक क्योंकि त्रिविमीय होता है तो हम त्रिविमीय को ही पढ़ेंगे। ये साधारण में द्विविमीय है, समझने वाली बात है केवल। अब है एक एक कोष्ठिका के अभिलक्षण। एक एक कोष्ठिका के अभिलक्षण। तो एक एक कोष्ठिका हम त्रिविमीय लेते हैं और त्रिविमीय एक एक कोष्ठिका के लिए सबसे आसान उदाहरण हम ये मानकर चलते हैं कि वो घनीय आकृति की होती है। आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है अभी का घनीय ही हो, दूसरी भी हो सकती है, लेकिन समझने के लिए हम घनीय मानते हैं। और घनीय आकृति ये है। ये घनीय आकृति है। तो त्रिविमीय एक कोष्ठिका है, नहीं ये त्रिविमीय लिख रहा हूँ मैं। त्रिविमीय एक कोष्ठिका है, उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो ये त्रिविमीय एक कोष्ठिका है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी है। तो इसमें मुख्य रूप से ये 3 भागे हैं, ये 3 किनारे, हर बिंदु पर 3 किनारे हैं। हर बिंदु पर 3 किनारे हैं। इन 3 किनारों को हम ABC से व्यक्त करते हैं। ये B है, ये C है, ये। तो पहला लक्षण तो हो गया इसका कि एक कोष्ठिका के 3 किनारे हैं, उनको ABC से व्यक्त करते हैं।
ABC होते हैं। ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा होता है कि इनके बीच कोण कितने डिग्री का है। इनके बीच कोण, तो ये तीन तो हो गए, ये ABC, ये तीन तो हो गए लंबाई के पैरामीटर, और तीन होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये कोण। अब कोण कौन से होंगे? अल्फा कोण कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा और गामा कौन सा होगा? तो साफ साफ है, अल्फा है तो ये इसमें A नहीं आएगा, बीटा है इसमें B नहीं आएगा, बाकी गामा बच गया। A यहाँ पर है तो A नहीं आएगा, तो B और C बच गए, तो ये कोण तो हो गया अल्फा। बीटा में B नहीं आएगा तो B है, तो बाकी A और C बच गए, ये है बीटा। तीसरा कोण गामा बच गया, ये कोण है गामा। तो इसमें तीन कोण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा कौन से होते हैं? अल्फा कोण कौन सा होता है? B व C के बीच, B और C के बीच। बीटा कौन सा होगा? A और C के बीच। और गामा कौन सा होगा? A व B के बीच। तो इस प्रकार से इसके 6 पैरामीटर होते हैं, 3 लंबाई के और 3 इसके कोणों के। इन 6 के द्वारा हमारे पास कुल मिलाकर 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ आती हैं। 7 प्रकार की, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है। और उन 7 एकक कोष्ठिकाओं से कुल 14 जालक बनते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, कल देखेंगे उसको। अब है कि ये एकक कोष्ठिका के प्रकार कितने हो सकते हैं। एकक कोष्ठिका के प्रकार कितने हो सकते हैं? एकक कोष्ठिका ये है। अब की बार प्रकार के आधार पर हम ये बताएंगे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात एक और ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी हम एकक कोष्ठिका को व्यक्त करेंगे तो इन बिंदुओं को व्यक्त करेंगे, और ये बिंदु केवल अवयवी कण का केंद्र है, खुद अवयवी कण नहीं है। यहाँ पर अवयवी कण के केंद्र को मानकर चलेंगे, और ज़्यादातर हम यहाँ परमाणु लेंगे, और परमाणु गोल होता है, तो हम यहाँ पर इन परमाणु के केंद्र को लेंगे। तो एकक कोष्ठिका है, इसमें जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण लेंगे हम परमाणु, और जो बिंदु होंगे वो होंगे परमाणु का केंद्र। तो अब हमारे पास एकक कोष्ठिका के प्रकार हैं। एकक कोष्ठिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आद्य एकक कोष्ठिका, और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। 2 प्रकार होते हैं। अब हम इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। पहले मैं इनकी आकृति बना देता हूँ 3-4 जल्दी से, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा हमारे पास। ये 4 इकाई बनाइए। चारों में हम बारी बारी से चलते जाएंगे, इनमें से आएंगे। तो सबसे पहले आद्य एकक कोष्ठिका। इसकी परिभाषा होती है कि वह कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। कोने यहाँ पर ये, अब ये रख दिया मैंने,
ये अवयवी कण खुद नहीं है, ये अवयवी कण का केंद्र परमाणु है, सॉरी केंद्र है। और अवयवी कण के रूप में हम परमाणु को ले रहे हैं या आयन को भी लेंगे, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए केवल हम परमाणु का केंद्र मानकर चल रहे हैं। ये केवल कोनों पर स्थित है, तो इसको कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका। अब नाम आ गया केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित का मतलब है कि केंद्र। अब केंद्र कौन कौन से हो सकते हैं, ये कमरा मानकर चलेंगे हम बारी से अब आगे समझने के लिए। उदाहरण के लिए इस कमरे के अंदर 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। एक वहाँ पर है नीचे, एक इस तरफ है 2, एक इस तरफ है 3, एक इस तरफ है 4 और 4 छत पर होते हैं। छत के 4 कोने और फर्श के 4 कोने, 8 हो जाते हैं। तो ये 8 रहे। ये ऊपर छत के 4 कोने, ये नीचे फर्श के 4 कोने, ये छत है, ये फर्श है, 8 कोने होते हैं। अब केंद्र बिंदु और कहाँ होता है, केंद्र बिंदु यहाँ पर बिल्कुल बीच में होता है। तो यहाँ पर कहाँ होगा कि ये तो अवयवी कण यहाँ तो है ही, और इसके बिल्कुल यहाँ पर बीच में भी होगा। इसको हम कहेंगे काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित तो आ गया, लेकिन इसका एक पार्ट होता है काय केंद्रित। तो ये होता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। समझने के लिए इसको मैं लाइन से मिला देते हैं ताकि पता लग जाए कि ये कहाँ पर स्थित है। इसमें अभी हमें दिख नहीं रहा ढंग से, समझ में नहीं आ रहा कि ये बिंदु कहाँ पर रखा हमने। तो तिरछे कोनों को मिलाएंगे, इस कोने को उस कोने से और इस कोने को उस कोने से। यहाँ पर क्या होगा, इसका तिरछा कोना कौन सा होगा, ये नीचे बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ आएगा, ये होगा ये, और ये इधर और ये इधर। बस इतने से हमें समझ में आते हैं कि ये बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा एक केंद्र और बनता है। अब की बार केंद्र बीच वाला नहीं बन रहा, तो एक घन होता है, इसके कुल 6 फलक हैं। जैसे ये कमरा है, इसके 6 फलक होते हैं, छत है, नीचे फर्श है, और ये 2 दीवारें और ये 2 दीवारें, 6 हो गई। यहाँ पर भी 6 है, ऊपर नीचे तो हो ही गया। इस साइड की ये है, उस साइड की ये है, सामने वाले की ये है और पीछे वाले की यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर 6। और इन 6 का केंद्र बिंदु भी तो होता है, इसका भी तो केंद्र बिंदु होगा। इसका केंद्र बिंदु होगा, ये पूरी दीवार है, यहाँ इसके बीच में। फर्श का केंद्र बिंदु वहाँ पर बीच में, छत का ऊपर सीध में। तो अब की बार एक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ होंगे, अब की बार जो अवयवी कण हैं वो होंगे फलक के केंद्र में, फलक केंद्रित। कोने तो हैं ही हैं, तो कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होंगे। ये कोने तो हैं ही, ये तो हर बार आएगा, इसको भी मैं पहले लगा देता हूँ। कोनों पर तो हर बार आएगा। अब की बार फलक के केंद्र पर, और फलक एक ऊपर वाला फलक है, एक नीचे का फलक है। यहाँ पर मैं इसको अलग अलग शय से व्यक्त करूँ तो जैसे एक ये ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, ये। दूसरा एक इस तरफ का है, एक इस तरफ का है, ये। और तीसरा एक ये सामने वाला है और एक इसके पीछे वाला है। तो इसको व्यक्त करने में थोड़ा सी दिक्कत आती है हमें, उसको मैं इस तरीके से व्यक्त कर रहा हूँ कि पीछे वाले का केंद्र बिंदु तो ये होगा और ये आगे वाला इसका केंद्र बिंदु ये होगा, और ये इस तरीके से। तो ये होगी फलक केंद्रित। फेस सेंटर्ड, ये बॉडी सेंटर्ड, और ये सिंपल। और चौथा एक और होता है। कुछ क्रिस्टल की संरचना इस प्रकार की होती है कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ केवल आमने सामने के फलक के केंद्र पर होते हैं।
तो आमने सामने के फलक का है, ये फलक है तो इसके सामने की ये फलक, ऊपर है तो इसके सामने की नीचे वाली फलक। तो मान लिया ये ऊपर की है, और ये नीचे का है, केवल ये, केवल दो ही फलक आमने सामने के बस, और साथ में कोने। तो इसको हम कहते हैं अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो मुख्य रूप से हमारे पास कुल मिलाकर ये 4 प्रकार की एकक कोष्ठिका हो जाती है। वर्गीकरण करते हैं तो 2 में करते हैं, केवल अध्य और केंद्रित। केंद्रित के आगे 3 प्रकार हो जाते हैं। तो अध्य एकक कोष्ठिका वह कोष्ठिका होती है जिसमें अवयवी कण उसके कोनों पर स्थित हों, एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित हों। केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है कि अवयवी कण उस क्रिस्टल के, जो एकक कोष्ठिका होती है उस क्रिस्टल के अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ किसी न किसी एक केंद्र पर उपस्थित हो। अब केंद्र हमारे पास 3 प्रकार से आ रहे हैं। एक तो होता है पूरी बॉडी का केंद्र, जब कोनों के साथ साथ पूरी जो एकक कोष्ठिका है उसके बिल्कुल केंद्र में हो तो उसको हम कहते हैं अध्य काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। और अगर अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी हो तो उसको कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और अगर अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ आमने सामने के फलक के केंद्र पर हो तो उसको कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 एकक कोष्ठिका हमारे सामने है। लेकिन एकक कोष्ठिका पर आने से पहले, जो एकक कोष्ठिका के बाद में और देखेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 लंबाई के होते हैं और 3 कोण होते हैं। ये हमने अभी उदाहरण लिया है, ये केवल एक घन का उदाहरण लिया है, घनी एकक कोष्ठिका, केवल घनी एकक कोष्ठिका। और घनी एकक कोष्ठिका कौन सी होती है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी जिसमें A = B = C होता है, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होता है। हमने केवल ये लिया है, केवल ये एकक कोष्ठिका का उदाहरण हमने लिया है। तो और एकक कोष्ठिका भी हो सकती है और बन सकती है, वो बनेंगी इनसे। इनमें फर्क आता जाएगा, किसी में ये 2 बराबर नहीं होंगी, किसी में तीनों ही बराबर नहीं होंगी, किसी में कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, किसी में 2 कोण 90 डिग्री के होंगे, किसी में एक कोण 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इसमें परिवर्तन करते जाएंगे तो हमारे पास 7 एकक कोष्ठिकाएँ आएंगी, 7 प्रकार की एकक कोष्ठिका। और उन 7 प्रकार की एकक कोष्ठिका में से अगर जो हमारे पास जितने भी क्रिस्टल ज्ञात हैं और उनकी जो संरचना ज्ञात हमने कर रखी है, उन संरचनाओं में भी अगर आगे देखें कि किस प्रकार की एकक कोष्ठिका है, उनकी अध्य या केंद्रित है, तो किसी में हमें 1 का मिलेगी, किसी में 4 भी मिलेंगी, किसी में 2 मिलेंगी। तो कुल मिलाकर सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 प्रकार के आ जाएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। तो अभी तक का इतना ही आज, तो कल हम पढ़ेंगे, इसमें फर्क आ जाएगा तो कितने प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ होंगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यह नहीं होना भी एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। तो एकक कोष्ठिका तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है, अध्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। लेकिन जो आगे होगी संभावित जो संरचना होगी तो उसमें हम देखेंगे कि एकक कोष्ठिका की संभावित जो आकृतियाँ वो कितनी हो सकती हैं। तो वो निर्भर करता है कि इसके पैरामीटर में कितना कितना अंतर करें। तो कुल मिलाकर हमारे पास 7 आएंगी, वो हम कल देखेंगे और उनकी संरचना भी बनाएंगे और उनमें भी आगे कौन कौन सी संभावित हैं वो निकालेंगे। और उसके बाद हम टोटल गिनेंगे तो हमारे पास 14 प्रकार के जालक प्राप्त आएंगे, उनको हम ब्रेवेस जालक कहेंगे। और उनको याद रखने का तरीका भी हम बताएंगे और सही तरीके से उनको व्यवस्थित क्रम में रखेंगे ताकि आसानी से याद रहे। नहीं तो कन्फ्यूज हो जाता है, किसी में A और B बराबर है, किसी में B और C बराबर नहीं है, किसी में कोण 90 डिग्री का नहीं है, किसी में सारे कोण 90 डिग्री के आ गए, तो अंतर आता जाता है।
तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, एक सीक्वेंस बनेगी, उसी के अनुसार हम देखते जाएंगे तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगी और वो याद रखने भी आसान रहेगी।